एवरीवन, वेलकम टू आशु अकेडमी बैंकिंग एंड लॉ। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉ ऑफिसर स्किल 2 के एग्जाम का जो कंडक्ट हुआ था 16 अप्रैल 2023 को, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कट ऑफ, कितनी कट ऑफ जा सकती है, एग्जाम टफ था या इजी, और कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए तो इन सब पर हम बात करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, क्या क्या इस एग्जाम में पूछा गया था। और यहाँ पर अप्रॉक्स मेरी 20 लोगों से बात हुई है और कम से कम 10 लोगों ने अपने मार्क्स शेयर किए हैं। तो टोटल 30 से लेकर 40 स्टूडेंट को लेकर मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ कि कौन कौन से प्रश्न आए थे और कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है। एक मतलब अप्रॉक्स कट ऑफ क्या हो सकती है जिसमें लोगों को इंटरव्यू कॉल किया जा सकता है, तो उसी को लेकर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये पेपर पैटर्न था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉ ऑफिसर स्केल 2 का एग्जाम पे, जिसमें 30 क्वेश्चन एक सेक्शन में थे, यानी 20 क्वेश्चन प्रोफेशनल नॉलेज लॉ का था और 10 क्वेश्चन थे आपके जनरल अवेयरनेस के में, जो बैंकिंग से भी थे और करंट अफेयर से भी थे। तो टोटल ये कंबाइंड था, कंफर्म नहीं था कि कितने क्वेश्चन आएंगे प्रोफेशनल नॉलेज लॉ से और कितने क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस से। फिर भी मैंने एक वीडियो बनाया था सबसे पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि 20 और 30 का रेशियो हो सकता है। अप्रॉक्स मैंने इसको ज्यादा कहा था क्योंकि ये लॉ स्ट्रीम का था, मैंने बोला था आपसे, तो 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स रहने चाहिए और 10 रहना चाहिए जनरल अवेयरनेस का। तो यही फॉर्मेट सही था। और एक मैंने 15 और 15 का बताया था, ठीक है। तो इनमें से 20 और 10 का जो रेशियो था, ये ऐसे ही प्रश्न आए थे। फिर 15 क्वेश्चन थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से और 15 क्वेश्चन थे आपके रीजनिंग से और 20 क्वेश्चन थे कंप्यूटर से और 20 क्वेश्चन थे इंग्लिश से। तो ये जो पैटर्न था एग्जाम का सिलेबस था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉ ऑफिसर स्किल 2 का, जो सिलेबस 2023 का था, ठीक है। ये था न्यू सिलेबस। ओल्ड सिलेबस इनका कुछ और था, बट अभी का सिलेबस जो इस पे एग्जाम हुआ है 16 अप्रैल को 16/4 को, वो ये था। पर एग्जाम के टफ, इजी या मॉडरेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 80% जो क्वेश्चन थे वो काफी इजी थे और 20% क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट थे। तो यहाँ पर ओवरऑल एग्जाम आप कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट था, यानी इजी ज्यादा था और मॉडरेट सिर्फ 20% क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर ओवरऑल क्वेश्चन जो थे काफी इजी थे। बात सब्जेक्ट वाइज कर लेते हैं, कौन से सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इजी थे और कौन से सब्जेक्ट थोड़े से मॉडरेट थे। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश सब्जेक्ट काफी इजी था। लोगों ने काफी अच्छे क्वेश्चन, 20 में 20 क्वेश्चन भी लोगों ने किए हैं और इसमें 20 में उनके 20 सही हो सकते हैं, ठीक है। बट अधिकतर लोगों ने 15 to 18 क्वेश्चन जो है मार्क किया है इंग्लिश में। थोड़ा सा पैसेज में था, लोगों ने पढ़ा नहीं है टाइम की वजह से, तो इसीलिए आपके 2 और 3 क्वेश्चन अगर कम कर दो तो अप्रॉक्स लोगों ने 15 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए ही किए हैं। सब्जेक्ट जो इंग्लिश था वो काफी इजी था। कंप्यूटर की भी बात करते तो कंप्यूटर सब्जेक्ट भी काफी इजी क्वेश्चन थे। अभी मैं आगे देखते हैं जो भी क्वेश्चन मुझसे कलेक्ट हो पाए हैं तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा कि ये क्वेश्चन हमें लोगों ने भेजे थे और उन्हीं के जो लोगों ने भेजा है ना, कि उन्हीं के आधार पे ये एनालिसिस मैं कर रहा हूं, उन्हीं के आधार पे मैं चीजों को बता रहा हूं। तो जो कंप्यूटर का सेक्शन था ये भी काफी इजी था, ठीक है। यहां पर भी आप कह सकते हैं 20 में 18 क्वेश्चन या 19 क्वेश्चन लोगों ने किए हैं, ठीक है। जिनसे मेरी बात भी हुई है उन लोगों में भी 19 क्वेश्चन लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं और बिल्कुल सही किए हैं। 1 या 2 क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हैं डाउटफुल था, लोगों ने आंसर को मार्क नहीं किया है, लेकिन कुछ लोगों ने 20 में 20 भी किया है। यहाँ पर 2 सब्जेक्ट कंप्यूटर और इंग्लिश काफी इजी सब्जेक्ट थे यहाँ पर, तो 20 में 20 भी ला सकते हैं और 15 to 18 के बीच में लगभग लोगों ने इसमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो 15 to 18 के बीच में। अब हम बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, रीजनिंग की। रीजनिंग देखिए, किसी के लिए टफ हो सकती है और किसी के लिए बहुत इजी हो सकती है। जिनको रीजनिंग आती है उनके लिए काफी इजी रीजनिंग है, ठीक है। जिनको नहीं आती है उनके लिए काफी टफ है। तो इस सब्जेक्ट को हम मॉडरेट कहेंगे, इजी नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ ही लोगों को जो रीजनिंग आती है तो उन लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा और नहीं तो बाकी लोगों को मॉडरेट लगा है, तो इसमें लोगों ने कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। बात करेंगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड, तो ये भी जिनको अच्छे से आता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड उनके लिए काफी इजी सब्जेक्ट रहा है और जिनको नहीं आता उनके लिए मॉडरेट टू टफ रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर दोनों सब्जेक्ट देखें, जिनको मैथ आती है या रीजनिंग आती है तो उनके लिए भी जैसे कंप्यूटर और इंग्लिश के सब्जेक्ट थे सेम जो थे इसमें भी थे। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा। तो ये दोनों सब्जेक्ट जो है क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग, तो ये जिनको नहीं आते उनके लिए तो काफी टफ है और जिनको आते हैं उनके लिए इजी है। तो यहां पर थोड़ा सा अनुमान लगा पाना सही नहीं होगा कि कितने क्वेश्चन लोगों ने किए थे, लेकिन जिन्होंने किए हैं उसमें कम ही, जिनसे मेरी बात हुई है उन लोगों के अटेम्प्ट इसमें कम है, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों को आप टफ कह सकते हैं। बात करेंगे जनरल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज लॉ की, तो प्रोफेशनल नॉलेज लॉ यानी 20 क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। यहां पर जो है टोटल
क्वेश्चन जितने भी थे सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर से थे। 2 क्वेश्चन को, अगर 2 से 3 प्रश्न को आप छोड़ दीजिए तो काफी इजी लेवल के क्वेश्चन थे। और सारे क्वेश्चन जो थे, हमने जो पेड पीडीएफ इस बार दी थी उसमें से 20 में से अप्रॉक्स 16 क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम थे। यहां पर हम जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे, 10 क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था। तो यहां पर नवंबर दिसंबर 2022 का यहां पर जनरल अवेयरनेस पूछा गया था। तो जो पुराना पढ़े होंगे उन लोगों ने किया है, जिन्होंने जनवरी फरवरी मार्च का पढ़ा होगा सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ही किया होगा। तो यहां पर ये भी आप कह सकते हो टफ, क्योंकि ये ओल्ड पूछ लिया था। तो यहां पर ये हो गए सब्जेक्ट वाइज कौन से सब्जेक्ट टफ आए थे, कौन से सब्जेक्ट इजी आए थे। सब्जेक्ट की बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस एक्ट से कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। जैसे अगर हम प्रोफेशनल नॉलेज लॉ की बात करते हैं तो यहाँ टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे और 20 क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन थे। जिन लोगों ने पीडीएफ लिया था मेरा पेड वाला, वो तो 16 क्वेश्चन तो मेरे पीडीएफ से सेम ऑप्शन, सेम आंसर और सेम क्वेश्चन मिल गए थे उनको। और बाकी 4 क्वेश्चन जो थे वो उन लोगों ने पढ़े थे, क्योंकि बेयर एक्ट में बहुत अंदर से नहीं पूछा गया था, बिल्कुल जस्ट ऊपर ऊपर से पूछा गया था। तो काफी इजी था प्रोफेशनल नॉलेज लॉ का। अगर हम बात करते हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से, तो यहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक आपका 81 से पूछा गया था, सेक्शन 81 से, और एक आपका सेक्शन 17 से पूछा गया था। तो यहां से 2 प्रश्न बने हुए थे आपके, ठीक है। बाकी कंपनी एक्ट की बात करते हैं तो कंपनी एक्ट में यहां पर 96 या 97 सेक्शन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था कि इस सेक्शन में क्या चीजें हैं, तो यहां पर ये चीज पूछा गया था। आरटीआई से नॉर्मल एक क्वेश्चन आता है कि जो आप आरटीआई फाइल करते हैं तो जो उसमें अधिकारी होते हैं, इन्फॉर्मेशन जो अधिकारी होते हैं, तो वो कितने दिन में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पर जो 30 डेज है आरटीआई का, ठीक है, तो वो 30 डेज में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सरफेसी एक्ट से भी 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। एक आप 13(5) कह लो या 13(4) कह लो, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन कोई जो बता रहा है उसके अनुसार वहां पर 35 आंसर सही हो रहा है, और कोई कुछ लोग क्वेश्चन थोड़ा सा, जैसे भी वहां पर एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये तो पता नहीं चलेगा, लेकिन 13(5) और 13(4) से एक क्वेश्चन था यहां पर सरफेसी एक्ट से। यहां पर सरफेसी के रूल से एक क्वेश्चन था कि अगर कोई प्रॉपर्टी को अटैच कर लेता है बैंक, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी की जो सुरक्षा होगी, ठीक है, उसके लिए कौन उसके लिए लाइबल होगा। तो यहां पर काफी ऑप्शन थे, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। आईवीसी 2016 पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि जो हमारा बैंकरप्सी होता है उसकी अपीलेट अथॉरिटी कौन हो सकती है। तो यहाँ पर एनसीएलटी और डीआरटी इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे। एनआई एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इसमें ऑफेंस होगा, जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा, वो किस सेक्शन में लिया जाएगा। ये भी डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट से भी कुछ क्वेश्चन थे, एग्रीमेंट वगैरह से विदाउट कंसिडरेशन क्या होगा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन थे। कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 19 से क्वेश्चन था। आईपीसी से एक जो है आईपीसी से एक क्वेश्चन था। सीपीसी से कुछ ऑर्डर से एक क्वेश्चन था। एविडेंस से एक कोई डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल से था कि उसमें ये कौन सा लॉ है, ठीक है, ये प्रोसीजरल लॉ है या एविडेंस लॉ है, ठीक है, ये कौन सा लॉ है या ये सारवान विधि है, कुछ इस तरह का कुछ प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देखें तो 20 क्वेश्चन में मोस्टली लोगों ने 18 क्वेश्चन या 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जो काफ़ी इजी थे। तो काफ़ी अच्छा पोर्शन, 20 में से 18 और 19 काफ़ी अच्छा मार्क्स होता है ये। अब सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, जहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे इसके, ठीक है, 10 क्वेश्चन आए थे, और जो सब जो है नवंबर और दिसंबर मंथ के आए थे, ठीक है। तो काफ़ी ओल्ड पूछा था। यहाँ पर लगभग कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, या जिनकी एक हैबिट है पढ़ने की, जो कंटिन्यू चीज़ें पढ़ते रहते हैं, तो यहाँ फिर से 10 में से 5 to 6 क्वेश्चन उन्होंने किए होंगे। नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं मोस्टली। मतलब एक जो नंबर ऑफ स्टूडेंट की हम बात करते हैं कि कितने लोगों ने इसमें क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किया है, तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट हुए हैं। यहाँ पे मंथ ऑफ दिसंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या थे थोड़ा सा चूंकि ओल्ड पे था, अगर न्यूली क्वेश्चन होता तो लोग शेयर कर देते, तो यहाँ पे क्वेश्चन पता नहीं चल पाया है। फिर भी 2 से 3 जो है अप्रॉक्स लोगों ने किया है, और जिन्होंने पढ़ा था वो 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने अटेम्प्ट किया था। अब अगला जो सब्जेक्ट है वो है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ पर अगर देखिए आप तो अप्रॉक्स वैल्यू आए थे 4 क्वेश्चन, जो काफ़ी इजी थे, ठीक है। अगर लोगों को प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, इन अगर ये चारों अच्छे से उनको आता है, तो यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू के 4 क्वेश्चन थे। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, 66.99, ठीक है, प्लस करके कुछ और होता है 7.9, ठीक है, ऐसे,
और फिर अगर इसका स्क्वायर हो जाए इक्वल टू क्या होगा, तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी थी, यानी इसको कितना आप मानोगे अप्रॉक्स में, तो ये 67 हो जाएगा और 7.9 ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी ऐसे आप अप्रॉक्स चीजें मानकर जो भी आपका आंसर आएगा ऑप्शन में से उसका नियरेस्ट ऑप्शन जो था वो आपको वहां पे मार्क करना था। तो अप्रॉक्स वैल्यू के यानी लगभग मूल्य के जो प्रश्न थे आपको, और सिर्फ आपको सिंप्लीफिकेशन करने थे, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन करना था सिर्फ, और 4 से 4 क्वेश्चन आपके मतलब बिल्कुल सही हो सकते थे। तो जिनको आते हैं उन्होंने 4 क्वेश्चन ये बिल्कुल किए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते तो ये भी 4 क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको यही करना था। यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 क्वेश्चन थे और इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहां पर सिंपली आपको क्या करना होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लोगों ने लगाया होगा तो यहां पर तुरंत इस पे आंसर निकल जाता है। यहां पर x की वैल्यू आपको ढूंढनी है, ठीक है, और यहां पर y की वैल्यू ढूंढनी है, और फिर इसमें ऑप्शन होता है रिलेशन में, क्या ये बड़ा है या बराबर है, ठीक है, या छोटा है बराबर है, या ग्रेटर देन है लेस देन है, ठीक है, या इनमें से कोई रिलेशन नहीं बनता, ये ऑप्शन में होता है। तो यहां पर आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, यहां पर y की वैल्यू निकाल लीजिए। काफी सिंपल होता है, अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो एक बढ़िया सा आपका जो है ये प्रिपरेशन हो जाएगा। और कभी कभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछ जाता है। अभी आरआरबी का पेपर आने वाला है, ठीक है, आरआरबी लॉ ऑफिस स्केल 2 का, उसमें भी आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के होते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होता है, इनका फैक्टर करना होता है, ठीक है। तो जैसे 12 है, 12 का फैक्टर क्या होगा, 4 × 3 होगा, ठीक है। और इन दोनों को जो अब आप ऐड करोगे ना तो ये वैल्यू आनी चाहिए। तो इन्हीं पे आप फैक्टर करके क्वेश्चन लगा लोगे। जैसे यहाँ पर है, इनका फैक्टर करोगे तो 8 3 जा हो जाएगा, ठीक है, 24, और यहाँ पर 8 और 3 को ऐड करोगे तो 11 आएगा। तो इस तरह से आप x और y की वैल्यू निकालोगे। उसके बाद जो है जो भी ऑप्शन में होगा x ग्रेटर है y से या x लेस देन है y से, ठीक है, इस तरह के ऑप्शन में आप अपना ऑप्शन कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह के अप्रॉक्स वैल्यू के क्वेश्चन 4 थे और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के भी ऐसे 4 क्वेश्चन थे जो काफी इजी थे। अगर लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा तो वो किए होंगे, नहीं तो उन्होंने इसको स्किप कर दिया होगा। बाकी अर्थमेटिक सिर्फ 4 क्वेश्चन थे आपके। तो अर्थमेटिक में आपका क्या था, ठीक है, जो आते हैं आपके पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन, ठीक है, कि ए ने किसी इंडस्ट्री में, ठीक है, 5000 रुपए लगाए और बी ने उसमें जो है 10,000 रुपए लगाए। फिर 1 माह बाद जो है उसमें सी ने क्या किए हैं, उसमें जो है 8,000 रुपए उसमें इन्वेस्ट किए हैं। तो टोटल लोगों की परसेंटेज क्या होती है, ठीक है, तो क्या होती है, तो ये अर्थमेटिक में क्वेश्चन थे। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन अर्थमेटिक टाइप के थे। तो अर्थमेटिक चूंकि लोगों को क्या लगता है, थोड़ा सा टफ लगता है, तो अर्थमेटिक के 4 क्वेश्चन छोड़ दीजिए आप। जिनकी मैथ अच्छी होगी उन्होंने किया होगा, नहीं तो ये 4 क्वेश्चन उन्होंने स्किप कर दिया होगा। यहां पर करने वाली चीज थी ये 4-4-8 क्वेश्चन बिल्कुल सही से हो सकता पर 2 जो आपके अप्रॉक्स वैल्यू और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थे काफी इजी थे। तो यहां पर अगर देखिए 8 क्वेश्चन में 6 to 7 क्वेश्चन आराम से आप बना सकते थे और काफी लोगों ने ये बनाए भी हैं। डीआई की बात करते हैं तो डीआई में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 प्रश्न थे। अगर लोगों ने डीआई, क्योंकि लोगों को काफी टफ लगती है, तो डीआई का एक जो 3 क्वेश्चन और अर्थमेटिक का 4 क्वेश्चन, तो ये 7 क्वेश्चन अगर आप निकाल दो तो टोटल आप 6 to 7 क्वेश्चन काफी आराम से कर सकते थे अगर थोड़ा बहुत आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। लेकिन जिनको ये भी टफ लगे हैं तो उन लोगों ने 2 से 3 क्वेश्चन अर्थमेटिक में भी अटेम्प्ट किए हैं। जो सब्जेक्ट था इसमें भी टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें भी कुछ चैप्टर जो है काफी इजी थे और कुछ चैप्टर काफी टफ थे। जैसे अगर हम सिलॉग की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से आप 3 जो है बिल्कुल अच्छे से कर सकते थे, 1 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते थे, थोड़ा सा टेक्निकल था। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके 3 नंबर आप अपने रीजनिंग में ऐड कर सकते थे। तो यहाँ पर कुछ जैसे पूछा गया था, कुछ गेस्ट जो है आने वाले हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन। एक था वेन आरेख में, तो इनमें क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पर वेन आप बना के इस तरह से सिलॉग के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सिलॉग का अगर देखो तो ओवरऑल अगर 3 क्वेश्चन काफी इजी हैं, तो ये जो सिलॉग का जो चैप्टर था वो काफी इजी था। यहाँ पर सिलॉग जो था काफी इजी था। अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट और प्रॉब्लम में, तो 3 से 4 क्वेश्चन थे, कुछ अप्रॉक्स ऐसे थे। तो लोगों ने इसको टफ ही माना है। क्यों माना? क्योंकि इसको लोगों ने स्किप करना ज्यादा अच्छा रखा है, क्योंकि एक तो टाइम कम था, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी थी। तो यहाँ पर लोगों ने इसको स्किप किया है, क्योंकि इसको पढ़ना, फिर उसके स्टेटमेंट को पढ़ना, फिर प्रॉब्लम को ढूंढना, फिर आंसर मार्क करना, तो इसी लोगों ने इसको स्किप किया है। और ये कंफर्म भी नहीं होता कि ये आंसर बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट और प्रॉब्लम से क्वेश्चन थे, तो इसको लोगों ने स्किप किया है।
बात करते हैं मशीन इनपुट से। तो मशीन इनपुट से 4 क्वेश्चन थे जो काफी इजी कह सकते हो, क्योंकि इसमें एक तरफ जो था नंबर था, ठीक है, नंबर को आपको बढ़ते क्रम में लगाना था, 12 था, 32 था, ठीक है, इस तरह का था, और फिर 55 और 66 इस करके नंबर आपको एक एक करके अरेंज करने थे। वहां पर उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ था। और फिर अल्फाबेट को जो था आपको उसको भी आपको बढ़ते क्रम में लगाना था, ठीक है, जैसे इधर अगर एफ है, ठीक है, तो फिर ऐसे जी, इस तरह से बढ़ते क्रम में जाना था। जिन लोगों ने दिया होगा उनको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे, और इन पे टोटल 4 क्वेश्चन थे। तो जिन्होंने मशीन इनपुट को सॉल्व किया होगा तो उनके 4 क्वेश्चन बिल्कुल बने होंगे। काफी इजी था मशीन इनपुट, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था। बस सबसे पहले आपको नंबर्स को अलग कर लेने थे, और फिर आपको अल्फाबेट को उसमें से अलग कर लेने थे। जो वर्ड दिए थे, अल्फाबेट का पहला वर्ड जो होता नहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो उस तरह से आप पहले अलग करके और सीधा सीधा जो है टोटल आप बना सकते थे। टोटल इसमें 7 स्टेज बने थे, 7 चरण टोटल बना था। तो काफी क्वेश्चन एक ही पूछा कितने चरण बन सकते हैं, तो 7। तो ये 4 क्वेश्चन काफी इजी थे और लोगों ने इसको बनाए भी हैं। यहां पर आप कह सकते हैं मशीन इनपुट और सिलॉग, ये दोनों का चैप्टर क्या था, काफी इजी था। करते हैं पजल की। तो एक पजल आया था, उस पे 4 क्वेश्चन थे, ठीक है, उस पे 4 क्वेश्चन थे। यहां पर 8 लोगों को बैठाया गया था, ठीक है, ए से लेकर एस तक यहां पर बैठे हुए थे, और इनमें से जो 5 लोग थे, ठीक है, वो केंद्र की ओर उनका मुंह था, और जो 3 लोग थे वो अपर देख रहे थे, ठीक है। तो इस तरह का कुछ पजल पूछा गया था और काफी इजीली बन गया था। एक लास्ट जो था वो थोड़ा सा बैठ नहीं रहा था, बट अगर आप स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ेंगे ना तो वहां पर वो भी आराम से, उनकी जो एक दिशा थी ना नीचे और ऊपर की, तो उसमें थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन वो भी आराम से बन गया था। पजल में डिफिकल्टीज नहीं आई है, लोगों ने इसको बनाया है, ठीक है। यहाँ पर उन लोगों ने 4 क्वेश्चन को अच्छे से बनाया है और अटेम्प्ट भी किया है। तो यहाँ पर 2 आप देख सकते हो काफी इजी है, ये तो आप टफ मान लो, यहाँ पर लोगों ने इसको स्किप किया है। और पजल में भी लोगों ने बनाए हैं, तो 4 क्वेश्चन बनाए हैं, नहीं तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो लोगों ने बना ही लिए हैं। में अगर आप देखो तो 8 to 10 क्वेश्चन लोगों ने इसमें अटेम्प्ट किए हैं। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, और टोटल 20 क्वेश्चन काफी इजी थे। यहाँ पर 18 to 19 क्वेश्चन लोगों ने यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं। जैसे यहाँ पर अटैचमेंट पूछा गया था, अगर आप कोई ईमेल भेजते हैं तो उसके साथ अगर कोई कॉपी अटैच करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो अटैचमेंट बोलते हैं। अगर आप कोई मेल करते हैं, ठीक है, उनमें किसी को अगर आपको हाइड करना होता तो कहाँ पे आप उसको टाइप करेंगे, तो ब्लैक कार्बन कॉपी में करेंगे, ठीक है। इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है, इस तरह के पूछे गए थे। स्पैम से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो काफी क्वेश्चन ईजी था इसमें। तो 18 to 19 यहाँ पे लोगों ने बनाए हैं क्वेश्चन और अटेम्प्ट किए हैं। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन याद आता है, ठीक है, तो आप कमेंट में कर यहां बताकर उन चीजों को ऐड ऑन कर सकते हैं, जो आपके लिए और आपके आने वाले जो भी फ्रेंड होंगे जो एग्जाम देंगे उनको काफी हेल्प मिल सकती है। इंग्लिश की करेंगे। इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी काफी इजी थे। यहाँ पर डबल फिलर था, काफी इजी था, ठीक है। वर्ड करेक्शन करना था, सेंटेंस लिखा हुआ था, और यहाँ पर बोल्ड वर्ड थे, तो इनको करेक्ट करना था ऑप्शन के बेस पे, तो काफी इजी थे, ये भी आप कर सकते थे। एरर टोटल 5 थे, ठीक है, यानी जो पूरे सेंटेंस थे उसमें कहाँ पे ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, इस तरह के क्वेश्चन थे, काफी इजी थे। बस थोड़ा सा टफ था पैसेज। अगर आपको रीडिंग स्किल काफी अच्छी है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं जो भी इंग्लिश सब्जेक्ट से जिनको डर लगता है, ठीक है, जो इंग्लिश को क्रैक करना चाहते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट को क्रैक करना चाहते हैं, वो उनकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए और थोड़ी सी उनको इंग्लिश की समझ होनी चाहिए। आराम से वो इंग्लिश में अच्छा मार्क्स जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैसेज जो है थोड़ा लेंदी हो जाता है, और चूंकि टाइम मैनेजमेंट की वजह से काफी लोगों ने इसको स्किप भी किया है और काफी लोगों ने अटेम्प्ट भी किया है। तो यहाँ पर ये जो 3 था वो बहुत इजी था, और पैसेज में अगर आप 2 और 3 ऐड कर लो कि 2 और 3 क्वेश्चन लोगों ने किए होंगे, 1-2 स्किप किए होंगे, तो यहाँ पर 20 में भी लोगों ने 18 to 19 क्वेश्चन बनाए ही बनाए हैं, यानी 18 से 19 क्वेश्चन इंग्लिश सब्जेक्ट में उन लोगों ने किए भी हैं। जिन स्टूडेंट ने ये पेपर दिया होगा उनको अगर क्वेश्चन याद होगा तो यहाँ पर कमेंट में करके ऐड कर सकते हैं उन क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इतने क्वेश्चन आए थे, और आप लोगों के अटेम्प्ट कितने हैं ये भी जरूर बताइएगा आप। अब बात करते हैं कि अप्रॉक्स कट ऑफ की। तो कट ऑफ कितनी जा सकती है जिसपे लोगों को इंटरव्यू कॉल हो, या ये कट ऑफ की बात करते हैं। हम लोग काफी इंपॉर्टेंट जो बात है वो कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने नंबर हो कि आपको इंटरव्यू कॉल हो सकती है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने मुझे अपने मार्क्स शेयर किए हैं उन आधार पर मैं यहाँ पर एक अप्रॉक्स आपको कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है, जो आपके इंटरव्यू कॉलिंग के लिए हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल कितनी सीटें थी, लॉ में सीटें कितनी थी, टोटल 5 सीटें थी लॉ में, ठीक है। अब कितने बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सीट के लिए 3 to 4
कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फॉर अ इंटरव्यू। तो यहाँ पर लगभग आपके 20 से 25 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। अप्रॉक्स 20 ही स्टूडेंट बुलाया जाए, आप कहिए 25 भी बुलाए जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में भी कोई अपनी कंप्लीट नहीं कर पाता है कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह, तो उनको भी बाहर कर दिया जाता है। तो कभी कभी जो है 2, 4, 5 जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट को उसमें बढ़ा लिया जाता है। तो 3 या 4 कैंडिडेट को एक सीट के लिए बुलाएंगे। तो यहाँ पर आपके कैंडिडेट की संख्या 20 या 25 हो सकती है ऑल इंडिया। आप समझिए बात को, 100 क्वेश्चन का टोटल पेपर था और 100 मार्क्स का भी पेपर है, ठीक है। लोगों ने अटेम्प्ट कितने किए, यहाँ पर जो एक कट ऑफ जा सकती है, कितनी जा सकती है, तो यहाँ पर जो एक अनुमानता है वो है 17 से लेकर 80 के बीच में, ठीक है। 70 से लेकर 80 के बीच में कट ऑफ जा सकती है जो इंटरव्यू के कॉल के लिए बुलाई जा सकती है। क्योंकि देखिए पेपर जो है काफ़ी इजी था। अगर किसी ने इसके लिए काफ़ी अच्छे से पहले से पढ़ाई कर रखी होगी या कोई स्केल 1 अभी दिया होगा हाल ही में, ठीक है, उसने पढ़ाई कर रखी होगी, स्केल 2 के लिए एलिजिबल रहा होगा, ठीक है, तो उसने अगर इस पेपर को दिया होगा की एक प्रिपरेशन होती है। तो यहाँ पर जो है 70 से 80 के बीच में आपको इंटरव्यू कॉल हो सकती है। ये इंटरव्यू का सेफ मार्क्स है। ये जो बेस्ड है जितने लोगों ने मुझे अपने नंबर शेयर किए हैं उस हिसाब से और पेपर के पैटर्न को देखते हुए ये कट ऑफ जो है एक प्रिडिक्शन है, ये एक अनुमान है कि इतने लोग इतने नंबर के बीच में जो 70 से ऊपर हैं, ठीक है, उनको जो है इंटरव्यू कॉल किया जा सकता है। आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्क्स मुझे शेयर करें तो एक कट ऑफ का अनुमान और अच्छे से लग पाएगा। बट अभी तक के एनालिसिस के हिसाब जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन है, जो एक अनुमान है, वो 70 से 80 क्वेश्चन के बीच में इंटरव्यू कॉल हो सकती है। तो जिनके भी मार्क्स 70 से ऊपर हैं वो काफ़ी सेफ जोन में हैं, ठीक है। बाकी ये कट ऑफ थोड़ी कम भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये एग्जैक्ट है, बट पेपर पैटर्न और लोगों के मार्क्स शेयर करने के एक उसको देखते हुए तो जो ये कट ऑफ एक है कि 70 से 80 जो है सही कट ऑफ है। ये हो गया कट ऑफ का अनुमान, ठीक है। बाकी अगर जिनके कम हो या थोड़े ज्यादा हो निराश ना हो, क्योंकि देखिए जो आप लोगों ने मुझे मार्क्स शेयर किए हैं उस हिसाब से अभी तक जो मेरे पास एक्सपीरियंस है या जो अभी तक का पेपर पैटर्न था वो मैंने देखकर ये प्रेडिक्शन किया है। तो इतने के बीच में इंटरव्यू कॉल आप लोगों को हो सकती है। बाकी आप लोग धैर्य बनाए रखें, जो भी होगा जिनका इंटरव्यू कॉल होगा उनके लिए बेस्ट विशेष है अभी से। क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा और अपने जो आपने अटेम्प्ट किए हैं वो भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर जरूर करिएगा। तो अगर काफी लोगों ने अपने मार्क्स शेयर करें तो उससे क्या हो सकता है, एक नया अनुमान कट ऑफ का देखने को मिल सकता है। आज का वीडियो, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।